आइए आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हेतु आधुनिक भारत की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग संक्षिप्त में विचार विमर्श करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आधुनिक भारत से ही हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत का जरा हम महत्व देख लें कि इन परीक्षाओं में, खास करके बीपीएससी की परीक्षा में इसका महत्व क्या है। पहला महत्व तो यही है कि प्रारंभिक परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले बार जो 69वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, इसमें 19 प्रश्न पूछे गए थे। 68वीं में 16 प्रश्न पूछे गए थे और 67वीं में 18 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न के महत्व को ऐसे समझिए कि अगर कटअप 100 जाता है जनरल का, तो उसमें 20 का अर्थ हुआ कि लगभग 20%, यहाँ से 20% प्रश्न आपको सपोर्ट हो जाएगा आपकी सफलता में। केवल इस एक सेक्शन की भूमिका 20% हो जाएगी। इसलिए इस सेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से सरल प्रश्न पूछे जाते हैं और 100% प्रश्न किए जा सकते हैं। अर्थात अगर आपने ठीक से इसे पढ़ लिया है तो 1-2 प्रश्न को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्न आपके रेंज में रहेंगे। लगभग 18 से लेकर के 19 प्रश्न आप 20 प्रश्नों में से कर सकते हैं, यानी 100% परफॉर्मेंस किया जा सकता है। जैसे विज्ञान के प्रश्न को आप देखें, भूगोल के प्रश्न को देखें, मैथमेटिक्स के प्रश्न को देखें, करंट के प्रश्न को देखें, तो इसमें से आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा 75 से लेकर के 85% तक जाएगा। लेकिन आधुनिक भारत के प्रश्नों में आप अपने परफॉर्मेंस को 85 से लेकर के 98% यानी 100% तक ले जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता इसकी है, क्योंकि सरल और 100% प्रश्न किए जा सकने वाले ये यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। इसका तीसरा महत्व है कि नेगेटिव संदर्भ में भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया है और प्रत्येक 3 प्रश्नों पर से एक प्रश्न आपके गलत सही में से काट लिए जाएंगे। अगर किसी छात्र ने 30 प्रश्नों को गलत कर दिया तो उनके सही में से 10 प्रश्न घटा दिए जाएंगे। अब उनके जो मार्किंग होंगे वो 10 जितना होगा उसमें से 10 अंक घटा दिया जाएगा। तो इस तरह से उन संदर्भों में भी इसकी भूमिका है, क्योंकि गलत होने की संभावना यहाँ लगभग नहीं है या नगण्य है। तो इन संदर्भों में भी इसके महत्व को समझा जा सकता है। इसका एक और महत्व यह है कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी देखा जाए तो आधुनिक भारत से बीपीएससी में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए 114 नंबर के क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाता है और उसमें से लगभग 75 से लेकर के 80 नंबर के प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। पूरे प्रथम पत्र में अगर हम देखें तो करंट से 114 नंबर का प्रश्न और 114 नंबर के प्रश्न हिस्ट्री से, और उस करंट से 114 नंबर के प्रश्न के कई भागों में बटा हुआ है। तो वहाँ प्रश्नों को पकड़ना और यहाँ प्रश्नों को पकड़ने में काफ़ी सुविधा होती है। इन सारी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी जो शेष समय कुछ 55 से 60 दिन बच गए हैं 17वीं बीपीएससी के लिए, उसमें आधुनिक भारत पर गंभीरता से विचार विमर्श करने और देखने की आवश्यकता है। आइए अब इसके पाठ्यक्रम को हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर में कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। अभी 17वीं के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि 17वीं के संदर्भ में कम समय में 55 दिनों में या 50 दिनों में हम इसमें किस तरह से 95% प्रश्न को बना सकें, वहां अंक अचीव कर सकें, इसके संदर्भ में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम को देखें तो इसको मैंने 7-8 खंडों में बांट दिया है, 7-8 यूनिट में बांट दिया है। बल्कि पहला यूनिट है उत्तरवर्ती मुगल और यूरोपियों का आगमन। यहाँ से अगर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति देखा जाए पिछले 4-5 वर्षों से बीपीएससी में, तो मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछे गए हैं और मिनिमम
1 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के हम इसे 1 और 2 के रेंज में रख लेते हैं। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अगला है ब्रिटिश प्रशासन। ब्रिटिश प्रशासन में देखें तो 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक वर्ष यहाँ से पूछे जाते हैं, और अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और उससे पिछले साल देखें तो 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उससे पीछे भी 2 प्रश्न, उससे पीछे 3 प्रश्न। तो इस तरह से यहाँ से 3 प्रश्न का आप दिमाग में रखें कि पूछे जाएंगे। 1857 का विद्रोह एवं अन्य विद्रोह, यहाँ से देखें तो 2 प्रश्न तो प्रत्येक वर्ष पूछा गया है, किसी वर्ष 3 प्रश्न, किसी वर्ष 4 प्रश्न। तो यहाँ से आप 2 और 3 का रेशियो लेकर के चलें कि 1857 के विद्रोह से और अन्य विद्रोहों से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके संस्थाओं से यहाँ प्रश्न पकड़ लिए जाते हैं, जैसे ब्रह्म समाज, जैसे हम देखते हैं कि सत्यशोधक समाज, जैसे हम और कितनी संस्थाएं खुली थी, स्थापित हुई थी। तो वहाँ से जोड़ दें अगर तो 1 प्रश्न और जोड़ दीजिए, 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन संस्थाओं के लिए हमने 7वां चैप्टर बना रखा है, इसीलिए यहाँ से आप 2 ही प्रश्न रखिए। अगला अध्याय है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 से लेकर के 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको तो निश्चित रूप से गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। आधुनिक भारत के बाद अन्य जितने सेक्शन हैं उन पूरे सेक्शन से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पॉलिटी ले लीजिए या ज्योग्राफी ले लीजिए या मैथमेटिक्स ले लीजिए। यहाँ एक अध्याय से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल के समय में किए गए कार्य, यहाँ से भी 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं, इससे भी 1, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 मैंने पकड़ा, अगर मिनिमम को पकड़ें तो 18 होगा और मैक्सिमम को पकड़ें तो 21 प्रश्न। तो इस तरह से मोटे तौर पर देखा जाए कि 20 से 21 प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। इन चैप्टरों को अगर हम इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट में बांटें तो 5 स्टार इसमें आप राष्ट्रीय आंदोलन को लगा दें। इसमें 1, 2 नहीं बल्कि 5 स्टार है। ये समझिए कि एक चैप्टर नहीं, ये एक खंड ही है। और इस 5 स्टार में हम राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो इसमें हम पढ़ें क्या, उस पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श कर लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में देखें तो मुख्य रूप से आप 1860 से लेकर के 1905 तक के इतिहास को देख लें। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक आप उसको देखेंगे। उसके बाद कांग्रेस और उससे पहले की जो संस्था थी, जो राजनीतिक संस्थाएं और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं थी, आप उन संस्थाओं को देख लें। उन संस्थाओं के संदर्भ में आप 2-3 बातों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना के वर्ष। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे। तीसरी बात आप रखेंगे कौन कौन व्यक्ति थे, कम से कम 2 या 3 व्यक्तियों का नाम आप याद रखेंगे। तीसरी बात हम देखते हैं कि कहाँ स्थापित हुई थी, जगह का नाम, जगह का नाम। तो संस्थाओं के संदर्भ में आप इन 3 बातों को, स्थापना के वर्ष, उसके बाद संस्थापक, उसके बाद जगह, आप इन सारी बातों को दिमाग में रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बारे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के संदर्भ में 2-3 बातें, 1905 तक की बात हम लोगों ने किया था। और उसके बाद कांग्रेस के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के संदर्भ में प्रथम चरण, जो कांग्रेस के प्रथम चरण हैं, उस चरण को देखें तो 1885 से लेकर के 1905 ये उदारवादियों का चरण है। तो इसके प्रमुख नेताओं, उनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं और कांग्रेस की खास करके 5 और 6 की जो अधिवेशन है, बनारस अधिवेशन और कोलकाता अधिवेशन, उसके अध्यक्ष और उसके संबंधी जो चीजें प्रस्ताव पारित हुई थी, आप उनको देख लेंगे। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अगर हम लोग विचार विमर्श करें तो इसमें आप प्रथम चरण 1905 से लेकर के आप 1915 तक चलेंगे, गदर आंदोलन तक, और फिर 1920 से लेकर के
आप 1933 तक चलेंगे तो 1920 से 33 जिसमें मास्टर दा और भगत सिंह वगैरह सब हैं, तो उस सब को आप लोग देख लेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन को, इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के बाद आ जाएंगे तो फिर गांधी जी के आंदोलन को देखना है। गांधी जी के आंदोलन में देखें तो चंपारण से शुरू करेंगे, क्योंकि बिहार का प्रश्न है होगा तो बिहार से तो चंपारण से प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद उनके अन्य जो खेड़ा है, अहमदाबाद है या रोलेट एक्ट सत्याग्रह है उसको देखेंगे, असहयोग आंदोलन को, असहयोग के बाद उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, उसके बाद 1942 की क्रांति जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से देखना है कि गांधी जी की एक्टिविटीज क्या रही, उनके सहयोगी कौन रहे और सहयोगी के साथ साथ कहां कहां वह आंदोलन काफी आगे बढ़ा। अगर उस समय किसी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही तो उन पत्र पत्रिकाओं के बारे में आप देखेंगे, जैसे कब आंदोलन प्रारंभ किया गया, कब समाप्त किया गया, तो कुछ तिथि क्रम को भी आप दिमाग में रखेंगे। राज्य के स्तर पर देखें तो किस राज्य में पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, कौन नेता पहले गिरफ्तार हुए, कौन बाद में, इन सारी तथ्यों को आप यहां पर देख लेंगे। और कहां से देखेंगे, मटेरियल की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, इसी में करना है। तो इस तरह की बातें। तो गांधी जी के आंदोलन के बाद दो और चीजें रह गई है। पहला हम देखते हैं कि किसान और मजदूर आंदोलन, किसान और मजदूर आंदोलन, इसी में वामपंथी आंदोलन और थोड़ा सा जो सांप्रदायिकता का विकास हुआ उसको आप राष्ट्रीय आंदोलन में देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के 1860 से लेकर के 1947 तक जो मुक्ति संग्राम आंदोलन चल रहा था उसको यहाँ पर देखना है। और उसके बाद जो चैप्टर है उसमें गवर्नर और जनरल, गवर्नर जनरल में मुख्य रूप से आप 10 को जरूर देख लेंगे। सबसे पहला वारेन हेस्टिंग्स को, वैसे क्लाइव को देखना है, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद आप कॉर्नवालिस को देख लें, कॉर्नवालिस के बाद हम देखते हैं कि आप हेस्टिंग्स को देख लें, हेस्टिंग्स के बाद बेंटिक को देख लें, बेंटिक के बाद डलहौजी, डलहौजी के बाद हम देखते हैं कि लीटन, रिपन और उसके बाद कर्जन। इस तरह से कुल मिलाकर के जो कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है जिसके समय में 4, 5, 6 काम हुए हैं और सभी के समय के 5 या 6 काम देख लेंगे। खास करके डलहौजी के समय, खास करके कर्जन के समय, खास करके लीटन के समय के कार्य, उसके बाद है कॉर्नवालिस के समय के कार्य, ब्लेजली के समय के कार्य को जरूर कम से कम 5-5 कार्यों को देख लेना है। यहाँ से आपको प्रश्न आराम से 2 या 3 क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। उसके बाद संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं, तो पत्र पत्रिकाओं और संस्थाओं के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे जो वामपंथी आंदोलन हुए, जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन हुए, उसके बाद जो किसान आंदोलन हुए, उसमें कई संस्थाओं की स्थापना की गई थी। और वामपंथी आंदोलन, फिर सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन या अन्य जितने हमारे नेता रहे हैं उन्होंने निश्चित रूप से कुछ पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित किया था। जैसे युगांतर, तो कौन इसके संपादक थे, कहाँ से प्रकाशित हो रहा था, काल, उसके संपादक कौन थे, कहाँ से प्रकाशित हो रहा था और खास करके किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जैसे भवानी मंदिर, जैसे अनहैप्पी इंडिया, जैसे आप मदन मोहन मालवीय के कई पत्र हैं। तो इस तरह से आप इन पत्र पत्रिकाओं को देख लेंगे कि कौन कहाँ से प्रकाशित कर रहे थे और क्या कहाँ है, इन सारी बातों को। तो दूसरे संदर्भ में हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम को इस तरह से करके देखें। 5 स्टार में हम रखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन को। अब आइए 3 स्टार वाले, इसमें 2 अध्याय हैं। पहला है ब्रिटिश प्रशासन और दूसरा है आपको गवर्नर जनरल और तीसरा है 1857 का विद्रोह और अन्य विद्रोह। सबसे पहले ब्रिटिश प्रशासन को देखें तो इस ब्रिटिश प्रशासन में 2-3 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले ब्रिटिश प्रशासन में आप एक चीज़ को जरूर देख लीजिएगा और वो चीज़ है आपको अंग्रेजों के भूराजस्व पॉलिसी। जैसे भूराजस्व नीति में अस्थाई बंदोबस्त उसकी सबसे बड़ी विशेषता, उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त के बाद महलवारी, महलवारी के बाद रैयतवारी। तो उनके तीनों बंदोबस्त को देख लेंगे, कहाँ कहाँ किया गया, किन के साथ किया गया, राजस्व के दर क्या थे और उससे जुड़ा हुआ कितने भूखंड में। जैसे अस्थाई बंदोबस्त 19% क्षेत्र में किया गया, रैयतवारी जो है वो 51% क्षेत्र में किया गया था, 30% क्षेत्र में। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप ये देख लेंगे कितना प्रतिशत लगान था, ये देख लेंगे किस किस ने लागू करने में अपना योगदान दिया, ये देख लेंगे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के जो पॉलिसी आए, जैसे 1773 का एक्ट,
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आप देख लेंगे 1813 का अधिनियम, 1813 के बाद 1833 का, 1858 का, 1892 का एक्ट जो उदारवादियों के प्रभाव से पारित हुए थे, 1909 का एक्ट जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, 1919 का एक्ट जिसमें राज्यों के में चुनाव की बात की गई और विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, 1935 का अधिनियम जिसके तहत राज्यों को स्वायत्तता दे दी गई और राज्य में चुनाव हो गए, बिल्कुल स्वतंत्र सरकार बनी थी, जिसमें बिहार में भी सरकार बनी थी कृष्ण बाबू के नेतृत्व में। तो इस तरह से 1947 का, उसके बाद हम क्रिप्स मिशन के बाद जो है सो कैबिनेट मिशन। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको देख लेने की आवश्यकता है। अंग्रेजों की अकाल नीति को भी ध्यान रखेंगे, अकाल से जुड़ा हुआ अकाल नीति को भी देखने की आवश्यकता है। अकाल नीति को थोड़ा सा देख लेंगे तो इससे आपको कुछ सुविधा हो जाएगी, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएगी। और उद्योगों का विकास ब्रिटिश काल में जो हुआ था, और उद्योगों के विकास के साथ साथ रेलवे और उद्योग संबंधी कुछ बातें आपको देख लेना है। 5-10 तथ्य यहाँ से, 5-10 तथ्य यहाँ से, और उन चीज़ों को देख लेना है। तो ब्रिटिश प्रशासन में मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को देखना है। 1857 की क्रांति को देखें तो 1857 की क्रांति में 2-3 बातों को, बिहार से जुड़े हुए जितने उससे क्रांतिकारी नेता थे जो 1857 की क्रांति को नेतृत्व कर रहे थे, जैसे बंगाल में कौन, दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था, लखनऊ में कौन कर रहे थे, उसके बाद कानपुर में कौन, पटना में कौन, तो आप उनके नेता का नाम देख लेंगे। और उसके बाद कहाँ कहाँ विद्रोह कब कैसे हुआ ये, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्रोहों में जनजातीय विद्रोह और नागरिक विद्रोह को, किसान आंदोलन को भी यहाँ देखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो गवर्नर जनरल की बात मैंने पहले ही कर लिया, और ये 1857 का विद्रोह ब्रिटिश प्रशासन हो गया। उत्तरवर्ती मुगल यूरोपियों के आगमन के बारे में आप एक बार संक्षिप्त में देख लेंगे, जैसे खास करके डच के बारे में, खास करके ब्रिटिश के बारे में, ये औरंगजेब, ये फ्रांसीसियों के बारे में। और इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इन सब को भी देख, दो प्रश्न भी अपने आप में, एक प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम किस मटेरियल को देखें। मटेरियल की बात अगर करें तो आप जिस नोट्स को पढ़े हैं उस नोट्स को जरूर पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, उस नोट्स को संपूर्णता में पढ़ें, नोट्स को कुछ छोड़कर स्किप नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप 8th और 12th इसमें जो आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ खंड है, उस खंड को आप एक बार देख लें। उसमें जितनी फोटो दिए हुए हैं, उस फोटो के जो नीचे में व्याख्या दिया हुआ है, उस व्याख्या को देख लें। और कुल मिलाकर के कवर टू कवर इन दोनों किताब पतली किताब है। मॉडर्न इंडिया वाली किताब यहाँ भी पतली है, यहाँ भी पतली है, मोटे तौर पर दोनों मिलाकर के 250 से 300 पेज होंगे। आराम से इसको ख़त्म किया जा सकता है, इसको कवर टू कवर पढ़ लिया जाए। ये दो चीज़ मटेरियल के स्तर पर रखा जा सकता है, और नई किताबों को, नई मटेरियल को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक नोट्स जरूर पढ़ना है जिसको अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, और नोट्स विस्तार में होना चाहिए, इस तरह की बातें। नोट्स के बाद हम आ जाते हैं कुछ अगले विषय पर। अगर देखें तो समय की बात करें तो टोटल समय हमारे पास जो है वो 55 से लेकर के, अगर 30 तारीख को परीक्षा हो रही है तो 60 दिन भी अब नहीं बचे हैं। 50 से 55 दिन हमारे पास बच गए हैं। इस 55 दिन में हम समय कैसे करें, तो आधुनिक भारत के लिए कुल मिलाकर के प्रतिदिन 2 घंटा समय आप दें, 120 मिनट समय, और या 2 आवर्स समय आप प्रतिदिन दें। 2 घंटा समय में आप एक समय निकाल लें कि लगभग 80 मिनट समय हम पढ़ने पर दें। आप 80 मिनट आधुनिक भारत को प्रतिदिन रिवीजन करें, प्रतिदिन रिवीजन करें, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें। और शेष जो 40 मिनट समय बच गया, आप प्रतिदिन 50 क्वेश्चन बनाएं। यहाँ से 40 मिनट में, 40 मिनट आपके पास समय है, और इसमें आप 50 क्वेश्चन प्रतिदिन बनाएं। उस क्वेश्चन को आप चेक करें, चेक करने के बाद जहां भी गलती हो रही है उस अध्याय को उसी समय आप देख लें, और देख करके उसको सुधारने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर आप 80 मिनट प्रतिदिन पढ़ते हैं और 40 मिनट में प्रतिदिन 50 क्वेश्चन बनाते हैं, तो लगभग अगर 50 दिन इसको फॉलो किया जाएगा तो 50 दिन में आप 50 × 50 क्वेश्चन बन जाएगा, और इस तरह से 2500 क्वेश्चन बन जाएंगे।
अब ये क्वेश्चन हम कहाँ से बनाएं? तो जिस अध्याय को आप रिवीजन मारते हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अरिहंत के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे प्रकाशन के क्वेश्चन पेपर आते हैं, उन पेपरों को आप देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में केवल बिहार का क्वेश्चन नहीं देखना है, बिहार का तो देखना ही देखना है, इसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और यूपीएससी का भी कोशिश करें कि हर एक स्टेट में जो क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए हैं उनको, और उसके साथ साथ जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आप देख लें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको देखना है। क्वेश्चन देखने समय में ये लगाएं कि आप इसको अलग से OMR शीट पर उसको बनाएं। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं और नीचे में उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न पढ़ने के बाद नीचे वाले उत्तर देख लिए और उत्तर देखने के बाद समझ गए कि हाँ हम तो बना ही रहे हैं। OMR शीट पर बना करके उसको बाद में चेक कीजिए कि हमारा सही कितना हुआ। कठोरता के साथ उस पर मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने के बाद जहां गलती हो रही है, जहां कंफ्यूजन हो रहा था, उस कंफ्यूजन को आप उसी समय दूर कर लें। तब ये मॉक टेस्ट समाप्त हुआ, ये टेस्ट आपका समाप्त हुआ। और दूसरी बात ये है कि अब परीक्षा के केवल 55 दिन 50 दिन रह गए हैं। अगर 30 तारीख को 30 सितंबर को परीक्षा हो रही है तो इस 50 दिन में कम से कम आप 20 टेस्ट जरूर दें। ये टेस्ट जो हैं आप कहीं ज्वाइन करें, अपने यहाँ भी टेस्ट चल रहा है, और टेस्ट दें और उस टेस्ट का नेगेटिव मार्किंग के साथ आप उसका मूल्यांकन करें कि आप इसमें कितना कर पा रहे हैं। अगर आप बेहतर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर बेहतर नहीं भी हो पा रहा है तो उसको सुधारने के लिए 50 दिन समय कम नहीं है। 50 दिनों में इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। आधुनिक भारत के संदर्भ में अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए कि सबसे पहले इसके महत्व को समझा जाए कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, दूसरा इसके पाठ्यक्रम को बांटा जाए, पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट दिया जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको, फिर इंपॉर्टेंट है उसको, और फिर सामान्य जो हैं उनको, और सभी महत्वपूर्ण है वैसे एक एक प्रश्न में इधर से उधर रिजल्ट होते हैं। तो इस तरह से बांट करके फिर इसमें मटेरियल को संक्षिप्त में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास नोट्स है उस नोट्स को आप प्रॉपर वे में देखें। फिर समय आप 2 घंटा प्रतिदिन यहाँ पर समय दें और मॉक टेस्ट देते रहें। 50 क्वेश्चन डेली बनाएं। अगर इस तरह से आप करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे उस 20 प्रश्न में आप 85% 85 से 95% आप परफॉर्मेंस करेंगे, और रिजल्ट के लिए आपको केवल 70% परफॉर्मेंस करना है। आप जो यहाँ 20% ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 25% ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अन्य जगह जहाँ आप चुकेंगे वहाँ पर यह मैनेज करके आपको सफलता दिलवाने में अपना योगदान देगा। धन्यवाद।